अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जो कि बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के लिए फ़िक्रमंदी के असबाब लेके आती है। उसको हम कहते हैं जीबी सिंड्रोम। होता यह है कि पेशेंट्स में यकदम ही विद इन आवर्स से लेकर विद इन डेज तक ये कंडीशन डेवलप हो जाती है कि उसके जो लेग्स हैं ना वो वीक हो जाते हैं, मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है मेरा चला ही नहीं जा रहा, या सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही, या कोई प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा। और ये कंडीशन फिर तेज़ी के साथ बढ़ती है और पेशेंट यूजुअली अडल्ट होता है। मोस्ट कॉमनली इनकी एज ज़्यादा नहीं होती, इनको एज सच कोई ऐसी डिजीज़ नहीं होती जिसको हम समझ लें कि वो फालज हो गया या कुछ स्ट्रोक का अटैक हो गया, तो ऐसी कंडीशन भी नहीं होती। तो एक्चुअली होता यह है कि ये एक वायरल डिजीज़ है। तो उन लोगों में ज़्यादा होती है ये कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ये हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो और स्पेशली जो मोटर नर्व्स हैं, उनको अफेक्ट करती है। और उससे ये होता है कि मोटर नर्व्स जो होते हैं हमारे, चूँकि मसल्स को सप्लाई करती हैं, तो मसल जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और ये तेज़ी से वीक होते हैं। तो पेशेंट को जो अगर तो हम जल्दी से पेशेंट्स को इस चीज़ को कोई डॉक्टर अंडरस्टैंड कर लें, उसको हॉस्पिटल रेफ़र कर दें, तो बेहतर होता है। लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग भी है, ये खुद ही ठीक भी हो जाती है और ज़्यादातर पेशेंट्स में ये 100% ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये असेंडिंग मोटर पैरालिसिस है। होता यह है कि पेशेंट की पहले लेग्स कमज़ोर होती हैं, अगर डिजीज़ बढ़ती है, ज़्यादा सीवियर होती है, तो फिर अपर बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर खुदा न खास्ता चेस्ट इन्वॉल्व हो जाए, डायाफ्राम इन्वॉल्व हो जाए, या वो पट्टी जिससे हम सांस लेते हैं, उन मसल्स की जो है वो उनको ये इफ़ेक्ट कर दे, तो फिर पेशेंट वेंटिलेटर पे जा सकता है, क्योंकि फिर वो सांस नहीं ले सकता। और उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट के नॉर्मल 100% होने के चांस होते हैं, पेशेंट वापस भी आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत वीकनेस हो जाती है। तो जीबी सिंड्रोम में फिज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइज का जो रोल है बड़ा क्रूशियल है, और ये हर स्टेज में है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट है, एक्यूट स्टेज में भी है, तो उस वक्त फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइज, उनका ये काम है कि एक्सरसाइज करवाते हैं कि पेशेंट्स की रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रॉपर रहे और उसकी मूवमेंट्स जो है ना वो पैसिव मूवमेंट्स जो होती रहें, पोजीशनिंग उसकी होती रहे। और चेस्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या चेस्ट फिजियोथेरेपी अगर किसी तरह हेल्पफुल हो सकती है तो वो इंडोर पेशेंट्स में की जाती है। सेकंड ये है कि रिकवरी फेज़ में जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है कि पेशेंट को हल्की हल्की असिस्टेंट मूवमेंट्स करवाई जाती हैं। और जो भी वीक मसल्स हों, अगर टांगे हैं तो टांगे, अगर बाजुओं में भी आ गई है तो बाजू की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। फिर पेशेंट को असिस्टेंस छोड़ दी जाती है। सेकंड स्टेप ये होता है कि पेशेंट खुद अपनी मूवमेंट करे, अपनी टांगे इकट्ठी करे, सीधी करे, दाएं बाएं करे, ऊपर नीचे करे। और थर्ड ये मूव होती है एक्सरसाइज कि फिर जब ये पेशेंट आराम से कर ले, अचीव कर ले, तो फिर उसको हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं कि पेशेंट जो है ना फिर अपने मसल्स को आस्ता आस्ता स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है। लेकिन किसी भी स्टेज पे इस डिज़ीज़ में ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट जो है ना वो थके ना, उसकी मसल जो है ना वो उसको इतनी ज़्यादा नहीं उसको एक्सरसाइज करवा देनी कि वो बहुत ज़्यादा फटीग लेवल जो है ना वो बन जाए। तो एक्सरसाइज जो होती है वक्फे वक्त से करवाएँ, थोड़ी थोड़ी करवाएँ, और पेशेंट को फटीग नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर जब ये पेशेंट थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू कर लेता है, तो पेशेंट फिर अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको अगर फंक्शनल रिहैबिलिटेशन कराते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स कराते हैं, तो पेशेंट विद इन 2 and 3 मंथ्स जो है ना वो इंशाल्लाह दोबारा प्रॉपर अपने चलने फिरने के काबिल हो जाता है। रिकवरी डिफरेंट हो सकती है, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक भी लग सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पेशेंट्स में 100% रिकवरेबल होती है। बाद में 90% तक रिकवरी हो जाती है, और ये डिज़ीज़ जो है ना फिर आस्ता आस्ता खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर कभी किसी के टांगों में जवान आदमी है और टांगें कमज़ोर हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा लाइट ना लें, इसको थोड़ा सीरियस लें, और अपने जो कंसल्टेंट आपके डॉक्टर्स हैं उनसे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।